18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात 9:30 घंघोर बारिश में 4000 से अधिक लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था और 3 दिन से ये लोग एक जहाज का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम था कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी कहानी लेकर लौटा था जिसे सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूबने वाला, जिसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता है, RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी समुद्र में डुबा दी। और कारपेथिया जहाज पर वो लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से टाइटैनिक का भव्य रूप और विकराल रूप देखा है। और ये इतिहास की वो घटना है जो लोगों ने आज तक नहीं भूला। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दुनिया की आज तक के सबसे बड़ी जहाज RMS टाइटैनिक, जो समुद्र की गोद में समा गई, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को अपने साथ डुबा ले गई और जिसे अनसिंकेबल यानी कभी नहीं डूबने वाली जहाज RMS टाइटैनिक कहा जाता है, इसी पर यह वीडियो बनाया गया है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dancers. The time was 11:40. Lifted up quickly. Everything that was movable was going through. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. I think just like that could think. 10 अप्रैल 1912 साउथ कैप्टन से न्यूयॉर्क जाने के लिए टाइटैनिक तैयार था। लोगों ने सिर्फ टाइटैनिक के बारे में सुना था कि वह विशाल है और उनकी ऊंचाई 8 मंजिल इमारत से भी ऊंची है। उसे देखने के लिए उस दिन 1 लाख से अधिक लोग वहां आए थे। और टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269 मीटर और उसकी ऊंचाई 53 मीटर थी और यह लगभग 8 मंजिल इमारत से भी ऊंची थी, जिसे बाहर से देखने में भव्य और अंदर से देखने में वह टाइटैनिक जहाज इतना आलीशान था कि यह एक लग्जरी जहाज था जिसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयर थे, स्विमिंग पूल, हीटिंग पूल, 4 जिम, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक बाथ। ऐसा माना जाता है कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरियस होटल है जिसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। यह उस समय का सबसे बड़ा सेफ जहाज और मजबूत जहाज माना जाता था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि उसका दूसरा नाम अनसिंकेबल था, यानी कभी नहीं डूबने वाला जहाज। और टाइटैनिक को बनाने में डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था और हल जहाज की बाहरी परत यानी अनावरण को बोला जाता है, जो जहाज को मजबूती देता है और यह स्टील के स्ट्रक्चर से बना होता है। और टाइटैनिक के निचले हिस्से में डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। अगर जहाज समुद्र में चलता है तो उसका निचला हिस्सा यानी हल टूटने की ज्यादा संभावना होती है। तो टाइटैनिक में डबल बटन लगाया गया था क्योंकि इसका निचला बटन किसी पहाड़ या किसी वस्तु से टकराकर टूट भी जाए तो उसका दूसरा हल सुरक्षित रहेगा और इसे जहाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और टाइटैनिक के सबसे खास सेफ्टी यह था कि इसमें 16 वाटर टैंक कंपार्टमेंट में बांटा गया था, यानी टाइटैनिक के निचले भाग को 16 वाटर टैंक कंपार्टमेंट में बांटा गया है, जिसे निचला भाग टकराने पर या टूट जाने पर उस 16 कंपार्टमेंट में अगर किसी 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता है तो टाइटैनिक पर इसकी कोई खास असर नहीं पड़ने वाली है, जिससे जहाज डूबेगा नहीं और चलता। इन 4 से अधिक कंपार्टमेंट में पानी भरने पर टाइटैनिक जहाज डूब सकता था। टाइटैनिक जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 साल में बनाकर यह तैयार किया था। So big were they that the yard at Belfast had to firstly build new slipways before their construction could begin. The huge gantry authorities were a little slow in preparing themselves for this new important scenes show the Titanic's sister If the camera 2 अप्रैल 1912 को जहाज बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार था। इस जहाज में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। टाइटैनिक जहाज का कैप्टन 62 साल का एडवर्ड स्मिथ को बनाया गया था। वह एक अनुभवी कप्तान थे। इस जहाज में करीब 2240 लोग से अधिक बैठे हुए थे और टाइटैनिक जहाज साउथ कैप्टन से न्यूयॉर्क जाने वाली थी और बाकी जहाजों को साउथ कैप्टन से न्यूयॉर्क जाने में कम से कम उस समय 8 या 9 दिन लगते थे, लेकिन टाइटैनिक जहाज इतनी स्पीड बनाई गई थी कि अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि यह जहाज 5 से 6 दिनों में पहुंच जाएगी। और उस जमाने की सबसे तेज चलने वाली जहाज टाइटैनिक जहाज थी।
और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि इसकी रफ्तार के साथ साथ लोगों में इसकी भव्य का भी प्रचार हो और इसकी विशालता को भी देखे। तो जहाज की कंपनी की ओर से जहाज के कैप्टन एडवर्ड्स इसको जहाज की फुल स्पीड चलाने की इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे। आखिर वह दिन आ ही गई। 10 अप्रैल 1912 को टाइटेनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना हुए। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और क्रू मेंबर भली भांति जानते थे कि जो रास्ते से साउथ कैप्टन से न्यूयॉर्क जाने वाली है उस रास्ते में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं और यह छोटे छोटे टुकड़े मिलकर आइसबर्ग बन जाते हैं, जो आइसबर्ग ग्लेशियर से टूटकर अंटार्कटिक महासागर की ओर जाते हैं और अटलांटिक महासागर में जाने में 2 सालों का समय लगता है। और इसी समय अप्रैल के महीने में टाइटेनिक जहाज को उस रास्ते से न्यूयॉर्क के लिए रवाना किया गया था और उस समय अप्रैल के महीने में उस रास्ते पर बर्फ जमा होते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए नॉर्दर्न रूट को छोड़कर साउदर्न रूट के लंबे रास्ते को चुना था, क्योंकि जहां आइसबर्ग मिलने की संभावना कम हो। दरअसल आइसबर्ग बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना एक बर्फ का पहाड़ कहा जाता है। और पहले जहाजों पर दूर तक देखने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। उस समय दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता था और वो भी क्रू मेंबर ऊंचाई पर बैठकर देखते थे। अगर दूरबीन न रहे तो खुली और नंगी आंखों से दूर तक देखते थे और इसके अलावा कोई खास टेक्निक नहीं थी। लेकिन जहाज के आगे ऊंचाई पर एक क्रू नेस्ट होता है जिसे लुक पॉइंट भी बोला जाता है और इस लुक पॉइंट से हमेशा 1 या 2 क्रू मेंबर दूरबीन लेकर इसे बैठते हैं और दूर तक सामने देखते हैं और जहाज के रास्ते में कोई वस्तु आने वाली होती है इसकी जानकारी पल पल के वह क्रू मेंबर कैप्टन को देते हैं। और उस समय जब जहाज पानी में चलते थे तो रेडियो वायरलेस के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते रहते थे कि रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं है। जब टाइटेनिक जहाज आधे रास्ते पर पहुंच चुका था तो अब करोनियन शिप से पहले आइसबर्ग मिलने की चेतावनी मिली थी और ये आइसबर्ग टाइटेनिक जहाज से करीब 1 दिन दूरी पर था। टाइटेनिक पर सीनियर अफसर जैक फिलिप्स रेडियो वायरलेस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा था और एक दूसरे जहाज के संपर्क में बने हुए थे। 14 अप्रैल 1912 के दिन टाइटेनिक को दूसरे आइसबर्ग मिलने की चेतावनी मिली और वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इन चेतावनियों के बारे में जहाज के कैप्टन स्मिथ को बताता है। टाइटेनिक के पहले यात्रा पर टाइटेनिक के मालिक जोश ब्रूस भी मौजूद थे। जब कैप्टन आइसबर्ग मिलने वाली चेतावनी के बारे में जहाज के मालिक जेस ब्रूस को बताता है तो मालिक इसे नजरअंदाज कर देता है और उनका मानना था कि समुद्र में बर्फ का मिलना एक आम बात है और वह जिस जहाज में बैठे थे वह अनसिंकेबल जहाज थी, यानी कि कभी नहीं डूबने वाली जहाज, और यह नहीं चाहते थे कि इसके बारे में पैसेंजर को पता चले और जहाज का स्पीड कम किया जाए। इसके बाद टाइटेनिक को 5 बार आइसबर्ग मिलने की चेतावनी मिलती। आखिरी बार एसएस कैलिफोर्नियम नामक शिप से आइसबर्ग मिलने की चेतावनी मिलती है। रात हो गई और उस रात चांद नहीं निकला था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। मेंबर पर बैठे लोगों की दूर से आने वाली अड़चनों को वह नहीं देख पा रही थी और उनके पास कोई दूरबीन भी नहीं था। टाइटेनिक अपनी फुल स्पीड यानी 21.5 नॉट के स्पीड यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर टाइटेनिक जहाज चल रही थी और जो आइसबर्ग की चेतावनी मिली थी उसे टाइटेनिक जहाज अभी 2 घंटे दूर था। घंघोर अंधेरे में टाइटेनिक तेजी से आगे बढ़ रहा था। रात 11:30 पर बड़े आइसबर्ग से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था और जिस रफ्तार से टाइटेनिक चल रहा था उस रफ्तार से उस आइसबर्ग में पहुंचने में टाइटेनिक को सिर्फ 10 मिनट लगता। और टाइटेनिक पर 2 क्रू मेंबर थे जो बड़े बहादुर थे, फ्रेडरिक फिल्क और रिनाल्ड ली, और वो कड़ाके के ठंडी में घंघोर अंधेरे में टकटकी लगाए आगे नजर बनाए हुए थी। वह घंघोर अंधेरे में टकटकी लगाए जहाज के सामने वाली अड़चनों को देख रही थी और क्रूज मेंबर की यह परेशानी यह थी कि जहां वह बैठे थे वहां ठंडी हवा लग रही थी और ठंडी हवा की वजह से 11:39 पर क्रू मेंबर पर बैठे फ्रेडरिक फिलिप्स को अचानक दिखाई देता है कि सामने पहाड़ जैसा एक आइसबर्ग है और वह बिना देरी किए वह घंटी को 3 बार बजाता है और तुरंत अफसर को फोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज की लेफ्ट साइड में मोड़ो। और जहाज पर उपस्थित अफसर विलियम्स ने यह सुनकर तुरंत एक्शन लेते हुए फुल स्पीड में टाइटेनिक की जहाज को रिवर्स चालू कर देता है, तेजी से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ने लगता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि टाइटेनिक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि रिवर्स इंजन चालू करने के बावजूद जहाज को रोका नहीं जा सकता और जहाज इतना बड़ा था कि कम दूरी में वह मोड़ा नहीं जा सकता और कुछ हदों तक
टाइटेनिक के रास्ते में बदलाव किया गया। रात 11:40 पर टाइटेनिक के आगे वाले राइट साइड हिस्से में लगातार 10 सेकंड तक उस आइसबर्ग से टकराव होती चली गई और टकराव इतना जबरदस्त हुआ कि उस पर बैठे जितने भी पैसेंजर थे, क्रू मेंबर, कैप्टन, सभी घबरा गए। और इस टकराव में टाइटेनिक का डबल बॉटम हॉल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग इम्पैक्ट जहाज के राइट साइड में टकराया था, लेकिन टाइटेनिक में डबल बॉटम का इस्तेमाल नीचे वाले साइड में किया गया था, लेकिन टकराया था राइट साइड में। और राइट साइड में सिंगल लेयर की हल का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद टाइटेनिक जहाज के कैप्टन स्मिथ ने जब जहाज की जांच पड़ताल करता है तो वह देखते हैं कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं। यह देखकर स्मिथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज में सिर्फ 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने की वजह से जहाज चल सकता था, लेकिन 4 से अधिक कंपार्टमेंट में पानी भरने की वजह से जहाज डूब सकता था, जिसे अभी तक अनसिंकेबल यानी कभी नहीं डूबने वाली जहाज कहा जाता था, वह अब डूबने वाला था। 20 मिनट बाद यानी 12 बजे कैप्टन स्मिथ एडवर्ड्स ने क्रूज को स्टेशन सिग्नल भेजने के लिए कहा, ताकि आसपास कोई जहाज हो तो वह मदद के लिए आए। और रेडियो वायरस के ऑपरेटर जैक फिलिप ने लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता रहा, लेकिन आसपास कोई जहाज नहीं था। 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था और पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा, जिसे टाइटेनिक के कैप्टन ने फैसला किया कि अब लाइफ बोट को नीचे उतारा जाए। जिसे लाइफ बोट नीचे उतारे जाने लगा और टाइटेनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोटें थी और लाइफ बोट की क्षमता 65 लोगों की थी, लेकिन टाइटेनिक के पास सिर्फ 20 लाइफ बोटें थी, जिसके द्वारा सिर्फ 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था। जहाज पर 2200 से अधिक लोग मौजूद थे। जल्दबाजी के कारण लाइफ बोट में सिर्फ 28 लोगों को बाहर भेजा जा रहा था और प्रोटोकॉल यह था कि वहां पहले बच्चों और महिलाओं को बचाया जाए। इधर जैक फिलिप लगातार वायरलेस सिग्नल भेजते जा रहे थे। सौभाग्य से एक जहाज को सिग्नल मिलती है। रात 12:30 पर कारपेथिया जहाज से सिग्नल आता है कि वह टाइटेनिक की मदद के लिए वह आ रहा है, लेकिन बदकिस्मती यह था कि कारपेथिया जहाज टाइटेनिक जहाज से 107 किलोमीटर दूर था। कारपेथिया जहाज अपनी फुल स्पीड से भी चलता तो उसे टाइटेनिक तक पहुंचने में 4 घंटे से अधिक समय लगता। सवाल यह था कि टाइटेनिक जहाज क्या 4 घंटे तक पानी के ऊपर सर्वाइव कर सकता था, लोगों को बचा सकता था? जैसे जैसे टाइटेनिक में पानी भरने लगा वैसे वैसे टाइटेनिक जहाज आगे झुकने लगा, क्योंकि डैमेज टाइटेनिक जहाज के आगे वाले हिस्से में हुई थी और जहाज पर अफरा तफरी का माहौल था। लोग लाइफ बोट में जाने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। रात 11:50 पर आखिरी लाइफ बोट उतारा गया और अभी भी टाइटेनिक जहाज पर 1500 से अधिक लोग यानी 1517 लोग अभी भी टाइटेनिक जहाज पर मौजूद थे और जो तैर सकते थे उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। लेकिन समुद्र का पानी उस समय -2 डिग्री था और -2 डिग्री में इंसान 10 से 15 मिनट ही आप -2 डिग्री में जिंदा रह सकते हैं और कुछ लोग अपनी किस्मत समझकर टाइटेनिक जहाज पर ही रह गए। इधर अभी भी मदद की आस में जैक फिलिप डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता चला जा रहा था। आसमान में फ्लुएंस चलाए जा रहे थे ताकि आसपास की जहाजों को उस पर ध्यान पड़े और उन्हें बचाने के लिए आए। तब तक टाइटेनिक के आगे वाले हिस्से में तेजी से पानी भरता चला जा रहा था, जिसकी वजह से टाइटेनिक आगे झुक रहा था और पिछले वाला सिरा ऊपर उठने लगा। और जहाज के कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर को बोल दिया कि अपनी अपनी जान बचा लो, लेकिन जैक फिलिप लगातार स्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुटे हुए थे और जब तक जहाज पर बिजली थी रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार मदद के लिए सिग्नल भेजता रहा और उनके बचाव में आ रही कारपेथिया जहाज से संपर्क बनाए हुए थे और कैप्टन स्मिथ जहाज न छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा, इस जहाज की जो भविष्य होगी वह मेरा भी भविष्य होगा। और जहाज के आगे वाले हिस्से में पूरी तरह पानी भर चुका था, जिसकी वजह से जहाज में शॉर्ट सर्किट हुआ और बिजली चली गई, जिसकी वजह से जहाज का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह डूब गया और पिछले वाला हिस्सा पूरी तरह खड़ा हो गया। ज्यादा प्रेशर की वजह से टाइटेनिक जहाज के 2 टुकड़े हो गए। रात 12:20 पर देखते ही देखते अटलांटिक महासागर में टाइटेनिक जहाज समा गई। जो कभी न डूबने वाली जहाज अनसिंकेबल कहा जाता है, वह रात 2:40 पर समुद्र के गोद में समा गया, जिस पर 1500 से अधिक लोग सवार थे। कुछ लोग जहाज के साथ डूबे, कुछ लोग समुद्र में छलांग लगा दी और टाइटेनिक जहाज के डूबने के करीब 2 घंटे बाद यानी अगली सुबह 4:30 पर कारपेथिया जहाज लोगों के बचाव के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कारपेथिया जहाज ने 706 लोगों की जान बचाई थी जो लाइफ बोट पर थे। उसके ठीक 3 दिन बाद 18 अप्रैल 1912 को रात 9:30 पर कारपेथिया जहाज न्यूयॉर्क पहुंचती है, जहां पर 4000 से अधिक लोग घंघोर बारिश में
उस जहाज का इंतजार कर रही थी। और इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हुए जो आज तक लोग खोज रहे हैं। जब इसकी जांच की गई तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जब टाइटैनिक जहाज डूबा था उस समय उस पर सवार व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक जहाज से मात्र 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था। यह वही जहाज था SS कैलिफोर्निया, जिन्होंने टाइटैनिक को आखिरी आइसबर्ग की चेतावनी दी थी। ऐसी क्या वजह थी कि SS कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक की मदद के लिए वहां नहीं आई? क्योंकि टाइटैनिक जहाज आसमान में रॉकेट छोड़ी थी और उस रॉकेट को SS कैलिफोर्निया की क्रूज मेंबर ने भी देखा था। उसके बाद जांच बैठाई गई और जांच में यह पता चला कि SS कैलिफोर्निया जहाज जो थी वह आइसबर्ग के चलते वह आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया था और वह रात में ही वह समुद्र में रुक गए थे और वह रात में अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था। इस कारण से टाइटैनिक जहाज का कोई सिग्नल SS कैलिफोर्निया जहाज पर नहीं पहुंची। जब SS कैलिफोर्निया जहाज की क्रू मेंबर ने टाइटैनिक से उड़ने वाली रॉकेट को देखा था तो वह अपने कैलिफोर्निया के कैप्टन स्टोनी लॉर्ड को यह जानकारी दी थी। लेकिन स्टोनी लॉर्ड अपने क्रू मेंबर को मोसलैम्प से संकेत भेजने को कहा था और कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर मोसलैम्प से लगातार संदेश भेजते रहा। लेकिन टाइटैनिक इतनी अफरा तफरी की माहौल थी, आ रही मोर्स सिग्नल को भी वह नहीं देख सकी। लेकिन उस समय SS कैलिफोर्निया जहाज पर अगर रेडियो सिग्नल ऑन होती तो ऐसा नहीं होता। तो 1500 से अधिक लोग जो मारे गए उन्हें बचाया जा सकता था। कुछ और ही बात हुई होगी क्योंकि टाइटैनिक जहाज को आखिरी आइसबर्ग की जानकारी SS कैलिफोर्निया नामक जहाज ने दी थी। या वही जहाज और टाइटैनिक जहाज पे जो कैप्टन थे और उनके मालिक थे, इन और आइसबर्ग की चेतावनी देने वाली जानकारी को मजाक बनाया था। इन्हीं वजह से हो सकते हैं कि SS कैलिफोर्निया नामक जहाज अपना रेडियो सिग्नल बंद करके उस रात आइसबर्ग के चलते समुद्र में ही रुका हो। समुद्र में समाने के साथ साथ टाइटैनिक जहाज की काफी दिनों तक अस्तित्व को खोती रही और उसके 70 साल बाद सितंबर 1985 में पहली बार टाइटैनिक की मलबे को देखने को मिली। अमेरिका के फोटोग्राफर रेबर्ट वाल्ड ने टाइटैनिक की मलबों की खोज की थी और अनुमान यह लगाया गया था कि 2030 के बाद टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे समुद्र में वह गल जाएगी, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा 2 भागों में है। जब टाइटैनिक टूटा था तो आगे वाला भाग कहीं और है और दूसरा भाग उनसे 600 मीटर दूर है और वह धीरे धीरे सड़ने गलने लगा।